कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड माइनर हिस्ट्री या जिसे आप माइनर 1B भी कहते हैं, माइनर 2 भी कहते हैं, तो हिस्ट्री के पेपर में 2 सवाल पूछे जाएंगे। फिक्स कर लीजिए 30 नंबर। ये 2 सवाल बता रहा हूँ, 2 सवाल कंफर्म पूछा जाएगा आप सभी बच्चों, पेपर में आता है ये सवाल। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस सवाल को। सबसे पहला सवाल रहेगा छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर कि मराठा साम्राज्य के निर्माता के रूप में महाराज शिवाजी जी का उपलब्धियों पे आपको क्या करना है, इनका मूल्यांकन करना है। ये सवाल मोस्ट वीवीआई सवाल है, पूछा जाएगा 15 नंबर में। और एक आएगा दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ सवाल। ठीक है, ये सवाल पूछे क्योंकि सिलेबस में आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस सवाल को क्लियर करते हैं, डिस्कस करते हैं इस सवाल को, और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनका भी 30 नंबर कंफर्म हो पाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है। बाकी आपको जो भी चीज पढ़ना रहेगा आपको चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सारी चीज आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल क्या है। मराठा राज्य के निर्माता के रूप में शिवाजी जी का यानी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का हमारा उपलब्धियों को मूल्यांकन करना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले एक विस्तृत मूल्यांकन। छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 ईस्वी से लेकर 1680 ईस्वी हमारे भारतीय इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना कर जितने भी विदेशी आक्रांता थे या विदेशी शासकों के वर्चस्व को चुनौती दी, उनकी उपलब्धि एक कुशल प्रशासक थी, वो एक दूरदर्शी नेता थे, रणनीतिकार थे के रूप में अद्वितीय थी। यहाँ उनके जीवन और कार्यों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत है। यहाँ पर हम जो भी चीज बता रहे हैं उनसे जीवन के संबंधी उनके जो भी कार्य किए गए हैं उनका यहाँ पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वराज की स्थापना और राजनीतिक स्वतंत्रता का उनका स्वप्न। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का सपना देखा और इसे एक मूर्ति प्रतिरूप दिया कि हमारा जो कह सकते देश होगा वो हिंदी स्वराज होगा। उनके शासन में पहली बार मराठा साम्राज्य को स्वतंत्रता का प्रतीक माना गया कि मराठा साम्राज्य स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाएगा। उन्होंने मुगल साम्राज्य, बीजापुर सल्तनत हो गया और गोवा के जो पुर्तगाली शासकों के खिलाफ स्वतंत्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष किया। उन्होंने 1674 में रायगढ़ किले में छत्रपति की उपाधि जो ग्रहण की और इसे मराठा साम्राज्य का क्या बनाया, केंद्र बनाया गया था। किसे? तो ये बनाया गया था हमारे पर रायगढ़ किला को। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ बात करें उनकी जो सैन्य रणनीति थी और किलों का जो महत्व था। जैसे यहाँ पर बताया गया गुरिल्ला युद्ध प्रणाली वो करते थे। जैसे शिवाजी ने गनीमी कावा जिसे गुरिल्ला युद्ध को अपनाया, जिसमें क्या छोटे छोटे युद्ध छिड़कर दुश्मनों को क्या किया जाता था, थका दिया जाता था। और उनकी तेज तर्रार सेना और जो गुप्तचर थे उनकी जानकारी से उन्हें अजय बना दिया। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को भली बातें परिचित होंगे, उनके साहस पराक्रम से सभी लोग मतलब बेसिकली अवगत होने चाहिए। उनकी किलों की जो रणनीतिक स्थिति थी, उन्होंने क्या किया था, लगभग 300 से अधिक किलों का निर्माण और पुनर्निर्माण किया। जैसे कि रायगढ़ हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया, प्रतापगढ़ हो गया और तोरना जैसे किले सैन्य सुरक्षा, प्रशासन और आपूर्ति का बेसिकली केंद्र बने थे। फिर उन्होंने क्या किया, नौसेना का विकास किया। जैसे शिवाजी ने भारतीय इतिहास में पहली बार नौसेना का गठन किया। उन्होंने अरब सागर में जो पुर्तगाली थे और अंग्रेजों के जो सामरिक वर्चस्व को उन्होंने सबसे पहले क्या थी, चुनौती दी थी। ठीक है, अगला यहाँ पर जो सिंधुदुर्ग और जो विजयदुर्ग है, ठीक है, जैसे नौसैनिक किलों का यहाँ पर निर्माण किया जो उनकी समुद्री शक्ति का एक प्रमाण था कि हाँ ये हमारी शक्ति है। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं उनकी जो प्रशासनिक संरचना थी और सामाजिक न्याय जो था। ठीक है, अगर हम न्यायपूर्ण शासन की बात करें तो शिवाजी का जो प्रशासन है वो सर्वजन हितैषी था, मतलब सभी लोगों के लिए सभी लोग समान न्याय पर आधारित था। उन्होंने भ्रष्टाचार को क्या किया, समाप्त किया। और जो कर प्रणाली था मतलब टैक्सेशन जो था बेसिकली उसको किसान क्रेडिट यहाँ पर किया। किसानों पर कर जो है कम कर दिया गया, मतलब किसान जो थे टैक्स रहित कर दिया लगभग, और उनके अधिकारों की उन्होंने सबसे पहले रक्षा की। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार किया, मतलब प्रशासनिक जो सुधार किए थे उन्होंने, सबसे पहले अष्ट प्रधान मतलब 8 टोटल प्रधान का परिषद बनाया। शिवाजी जी ने यानी महाराज शिवाजी जी ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रखने के लिए अष्ट प्रधान यानी 8 मंत्रियों का एक परिषद बनाया, जिसमें कुछ पोस्ट थे। जैसे प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री, सेनापति को सेना प्रमुख, सचिव हो गए, न्यायाधीश हो गए और अन्य कई प्रकार के यहाँ पर मंत्री थे। टोटल 8 लोगों का यहाँ पर ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, परगना और तालुका स्तर पर क्या किया, बेसिकली प्रशासन को मजबूत किया। अब उनकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी, महाराज शिवाजी जी ने सभी धर्मों का यहाँ पर सम्मान किया। मुस्लिम सैनिक और अधिकारी उनकी सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थलों को नुकसान नहीं पहुंचाया। अब उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया था कि जो मुगल आक्रमणकर्ता थे बेसिकली, ठीक है, उनके साम्राज्य को उन्होंने चुनौती दी थी। शिवाजी जी ने औरंगजेब के अधीन जो मुगल साम्राज्य को उसको कमजोर कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब के हक्के बक्के उड़ा दिए थे। 1666 की बात करें तो आगरा में मुगलों द्वारा कैद किए जाने के बावजूद
उन्होंने एक साहसिक योजना बनाकर वहां से भागने में सफलता प्राप्त की। उन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीन जितने भी इलाकों पर लगातार आक्रमण किए और अपनी स्वतंत्रता को उन्होंने क्या बनाए रखा। इसके अलावा अगर हम बात करें उनके सांस्कृतिक योगदान की, तो मराठी भाषा का उन्होंने सबसे पहले उत्थान किया। शिवाजी जी ने, सॉरी, महाराज शिवाजी जी ने मराठी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया और फारसी के स्थान पर इसे प्रशासनिक भाषा बनाया। यहाँ पर यानी एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास मराठी भाषा होगा। धर्म और संस्कृति की उन्होंने रक्षा की। उन्होंने हमारे जितने भी हिंदू मंदिर हो गए और धार्मिक स्थल रचना की। उनके शासनकाल में जो स्थानीय कला थी या स्थापत्य था और जो साहित्य था उनको भी लगातार यहाँ बढ़ावा मिल रहा था। अगर हम बात करें नौसेना की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने उनका जो समुद्री वर्चस्व था वो लगातार बढ़ते चला गया। प्लस समुद्री जो लुटेरे थे उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई की और समुद्री सुरक्षा यहाँ पर सुनिश्चित की। फिर अगर यहाँ पर उनकी लोकप्रियता और नेतृत्व के कुशलता की बात करें तो शिवाजी महाराज जी ने नेतृत्व जो क्षमता थी वो अद्वितीय थी। वे अपनी प्रजा के लिए एक पिता समान थे। उन्होंने अपनी जनता के पिता जो प्रति है जवाबदेही निभाई और उनकी भलाई के लिए कई नीतियां यहाँ पर लागू की थी। उनके सेना में समानता थी, भाईचारे का माहौल था, जहां सैनिक और अधिकारियों के बीच में कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं होता था। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भारतीय इतिहास में, ठीक है, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक है। उन्होंने विपरीत चाहे परिस्थिति कैसी भी हो मराठा साम्राज्य की नींव रखी और एक कुशल प्रशासक के रूप में आदर्श स्थापित किया। उन्होंने जीवन में अपनी कई लड़ाइयां लड़ी, कई नीतियां बनाई, कई लागू किए, कई बहुत से सुधार किए गए और इसीलिए यह हमारे भारतीय इतिहास को क्या करता है, गौरवान्वित करते हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल मराठा साम्राज्य बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। अगर हम बात करें शिवाजी महाराज जी का जो जीवन है ये संदेश देता है कि हमारा जो जीवन है वो देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, संघर्षपूर्ण होना चाहिए और सही दिशा में अगर प्रयास हो तो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। उनकी विरासत आज भी अमर है, आगे भी रहेगी और हम लोग भी इस महाराज शिवाजी जी के जो किए गए कार्य उनको कार्यों को क्या हमेशा बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये हमारा था। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा जाता है, वीवीआई कर लीजिएगा। 15 मार्क्स में शिवाजी जी के बारे में, महाराज शिवाजी जी के बारे में ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है दिल्ली सल्तनत से जुड़ा हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो केंद्रीय प्रशासन था, जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में आपको विवेचना करना है। ठीक है, कि क्या विशेषता था। तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग लगा दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो केंद्रीय प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर 1526 ईस्वी में प्रशासनिक प्रणाली का स्वरूप जो है एक इस्लामिक परंपरा बना, जिसमें तुर्क की संस्कृति और स्थानीय प्रभाव के सम्मिश्रण पर यह आधारित था, मतलब सब चीज मिला हुआ था। इस काल का जो केंद्रीय प्रशासन जो है वह मौजूद केंद्रीकरण और शासकों के अधिकार पर आधारित था। इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। जैसा पहला है, सुल्तान जो है यहाँ पर सत्ता केंद्र बना। सुल्तान जो है केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख था, हेड था और वह सर्वशक्तिमान उसे अपने आप को समझता था, जिसे जिले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है और खलीफा का प्रतिनिधि माना जाता है, ऐसा उनके हिसाब से कहा गया था। ठीक है, तो सुल्तान के हाथों में कार्यपालिका भी थी, विधायिका थी और न्यायपालिका की सारी शक्तियां यहाँ पर नहीं थी, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, फिर उनकी जो कुछ प्रमुख भूमिकाएं उनमें है, शासक के रूप में सुल्तान का जो कार्य होता था वो मुख्य कार्य जो होता था राज्य की सुरक्षा करना और शासन को सुचारू रूप से चलाना था। कई युद्ध और संधि का निर्णय लेना, करों का निर्धारण करना और धार्मिक मामलों को नियंत्रित करना सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में था। और आप सभी बच्चे भी जानते हैं कि देखिए जितने भी बाहरी आक्रमणकर्ता हैं सारे के सारे, चाहे वो तुर्किस्तान से हो चाहे कहीं से भी आए हो, ये सब के सब हमारे भारत को लूटने आए थे। ये भारत से सारे के सारे पैसे लूट के गए, हमारे धन को, हमारे कह सकते जो भी मंदिर थे या हमारी जितने पुरानी इमारतें थे, इन सबको देखिए इन्होंने ध्वस्त किया था। इनका मुख्य कार्य यही था और कुछ नहीं था। ये अपने जिस जगह था उन जगह को संपन्न करना उनका प्रमुख उद्देश्य में था। तो यहाँ पर ये लोग सुल्तान के नाम से जाने जाते थे, ऐसे उन्होंने अपने आप को माना था। अब इनका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल था जिसे वजारत कहा जाता था, सुल्तान के प्रशासनिक कार्यों में देखिए बहुत सारे सदस्य थे। सबसे पहला वजीर का काम था वित्त मतलब फाइनेंशियल डिपार्टमेंट और जो कर संग्रह मतलब टैक्सेशन जो उनका था डिपार्टमेंट था। राजा के खजाना और खर्च की देखरेख ये करता था वजीर। दीवाने इंसा यह विभागी जो है, जो शाही आदेश हो गया मतलब राजा का ऑर्डर हो गया, जो राजनीतिक पत्र हो गया और प्रशासनिक संवाद का काम करता था। इनके प्रमुख को मुंशीर ए मुमालिक कहा जाता था। ठीक है, फिर अगला है दीवाने अर्ज। यह जो विभाग है, इस विभाग का काम था कि सेना का प्रबंधन और उसकी देखरेख के लिए क्या करना, उत्तरदायी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिला था और इसके प्रमुख को अर्जे ए मुमालिक कहा जाता था। फिर चौथा जो पोस्ट है वो है दीवान ए रिसालत। यह विभाग जो धार्मिक मामले हो गए और जो न्याय व्यवस्था संबंधित था और इस प्रमुख को सदर उस सुदूर कहा जाता था। फिर है दीवाने कजा, न्याय विभाग जिसे सरिया कानून के तहत निर्णय दिए जाते थे
और काजी ए मुमालिक मुख्य न्यायाधीश इस विभाग का प्रमुख हुआ करता था। फिर जो प्रांतीय प्रशासन हो गया, केंद्रीकरण। सुल्तान का जो प्रशासनिक ढांचा था वो केंद्रीकृत था। राजा को इक्ता प्रणाली के अंतर्गत विभाजित किया जाता था। सुल्तान द्वारा चुने गए जो अधिकारी होते थे वो इक्तादारों को भूमि दी जाती थी। इक्तादार कर वसूलते थे और प्रशासनिक कामकाज का उत्तरदायी होता था। फिर यहाँ पर है कि प्रांतीय क्या करते थे, सुबह के बेसिकली सूबेदार जो होते थे, गवर्नर को सुल्तान की ओर से नियुक्त किया जाता था। फिर सेना का जो प्रशासन था जिसे दीवाने अर्ज कहा जाता था। सेना जो है वो केंद्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग थी। सुल्तान सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था और सेना सैनिकों की जो नियुक्ति होती थी और उनका जो वेतन का प्रबंध मैनेजमेंट होता था वो दीवाने ए अर्ज करता था। स्थायी और अस्थायी सेना का गठन होता था। स्थायी सेना जो है सुल्तान के अधीन होती थी। स्थानीय जो सेना होती थी वो क्षेत्रीय अधिकारों के अधीन रखा गया था। फिर चहलगानी जो प्रणाली थी, इल्तुतमिश ने क्या किया, जो उच्च अधिकारियों और सैन्य प्रमुखों का समूह बनाया जिसे चहलगान या 40 अमीरों का समिति यहाँ कहा जाता था। इसमें बताया गया और ये जो न्यायिक प्रणाली जिसे सरिया कानून कहा जाता था, न्याय व्यवस्था जो है इस्लामी सरिया कानून पर आधारित था। प्रमुख न्यायालय जो है वो सुल्तान के अधीन होते थे। काजी जिसे हम न्यायाधीश के नाम से जानते हैं, न्यायिक स्तर पर न्याय प्रदान करते थे। मजलिस ए मुमालिक जो है न्यायिक मामलों में उच्च न्यायालय की तरह कार्य करते थे, ये बताया गया है। फिर जो कर व्यवस्था टैक्सेशन हो गया और जो राजस्व प्रबंधन हो गया, इसमें बताया जा रहा है कि राजस्व संग्रहण सुल्तान की आय का एक प्रमुख स्रोत था। प्रमुख करों में देखिए शामिल थे बेसिकली खराज जिसे भूमि कर कहा जाता है, जजिया जो नॉन मुस्लिम होते थे, मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं है उन पे जो लगाया जाना टैक्स होता है उसे जजिया टैक्स कहा जाता था। जकात जो होता था एक प्रकार से धार्मिक कर होता था, मतलब रिलीजियस टैक्स होता था जो मुस्लिम जनता से लिया जाता था। अब खम्स जो होता था युद्ध में प्राप्त जो संपत्ति का 5वां हिस्सा उसे कहा जाता था। फिर वजीर जो क्या करता था, राजस्व प्रबंधन और कर संग्रहण का नियंत्रण करता था, ये बताया गया है। अगला यहाँ पर है धार्मिक और प्रशासनिक या सांस्कृतिक प्रशासन। सुल्तान स्वयं को इस्लाम का संरक्षक मानता था। सदर उस सुदूर धार्मिक मामलों और शिक्षा का प्रमुख था। जितने मस्जिद, मदरसे और धार्मिक संस्थानों का संरक्षण किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासकों ने धर्म और राजनीति को अलग रखा, जबकि अन्य शासकों ने धार्मिक कानूनों को शासन का हिस्सा बनाया था। अगर हम बात करें संबंध और कूटनीति के बारे में, तो सुल्तान ने अन्य जो भी राज्य और विदेशी शक्तियों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए। दूतावासों का आदान प्रदान हो गया और जो संधियां थी उन शासन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अब हम बात करते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय प्रशासन है वो सुल्तान के अधीन केंद्रीकृत और सुदृढ़ था। यह तुर्की शासन प्रणाली और इस्लामी कानून के आधारित पर विकसित हुआ, लेकिन हमारी जो भारतीय परंपराएं और आवश्यकता के अनुसार इसे ढाल दिया गया। इसमें न केवल सल्तनत के राजनीतिक और सैन्य विस्तार हुए, बल्कि इसे दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए स्थिरता भी यहाँ प्रदान की गई। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो 2 सवाल आप सभी बच्चों को माइनर 1B हिस्ट्री के लिए पढ़ के जाना है। एक छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, एक दिल्ली सल्तनत का जो केंद्रीय प्रशासन था उसके बारे में ये सवाल पूछा जाएगा। बाकी आप सभी बच्चों को हमने अपने चैनल पे माइनर हिस्ट्री का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी सवाल डिस्कस किए, वो सब अगर पढ़ लेते हैं 75 नंबर का पेपर होता है, 75 में 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं। बस अच्छे से पेपर में लिख के आइएगा सवालों को। ठीक है, तो शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।